Welcome back to Aspire Mindset. I am your economics teacher पलक सोटी एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है प्रोडक्शन फंक्शन का। अगर आप यहाँ पे गए हो तो पार्ट 1 जाके देखिए एंड देन कम टू द पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 1 पे हमने यहाँ पे मेथड्स कर लिए थे सर्विस यूटिलिटी तक। हमारा एक पॉइंट छूट गया था, दैट इज़ नॉलेज यूटिलिटी। तो यहीं से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अगर नॉलेज यूटिलिटी की बात करें तो नॉलेज यूटिलिटी का मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था, याद है? यहाँ पे जब मैं फीचर्स पढ़ा रही थी, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था मैंने, दैट इज़ आर इन्फ्लुएंसर्स, जो कि हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं किसी भी चीज़ की, है ना। जैसे नॉलेज यूटिलिटी की बात करें, कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लो जैसे कोई नई चीज़ आई है मार्केट में, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं या फिर वो टीवी एड्स हैं या फिर वो इंस्टाग्राम एड्स है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट ही है जो कि आपके तक वो इन्फॉर्मेशन लाएगा और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ाएगा। क्योंकि जब तक लोगों पे अवेयरनेस नहीं है उस प्रोडक्ट की, तब तक वो लोग यूज़ कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लाके वो लोग एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए। अब अगर देखो तो एक और एग्जांपल अगर देखो, जैसे नीम। नीम हमें पता है ऑलरेडी अवेलेबल है। कुछ लोगों को बेनिफिट्स पता होंगे, कुछ लोगों को बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, है ना। नीम पहले अगर तुम समझ रहे हो तो ठीक है। नीम को देखोगे, अगर हम बोलूँ क्या है ये, पत्तियां हैं, पेड़ होता है इसका, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, काफ़ी बेनिफिशियल है। बट नहीं, इसके आगे भी नीम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। अब ये भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से आप तक प्रोवाइड हुई होगी, भले ही वो न्यूज़पेपर हो गए, है ना, आपके पेरेंट्स ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, या फिर वो टीवी एड्स हो गए, या फिर वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने आपको बताया हो, या फिर एड्स में कहीं देखा हो, है ना। नीम फेस वॉश चलता है हर जगह, ऑलमोस्ट नीम आजकल यूज़ हो रही है, चाहे वो हर्ब के जैसे ले लो, चाहे वो कॉस्मेटिक रेंज में ले लो, है ना। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी रहती है और आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी पहुंचाई आप तक, मान लो मैं इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रही हूँ, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने जनरेट की है ना, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन फैलाई है आप लोगों तक के, यहाँ पे भी मैं एक प्रोडक्शन कर रही हूँ। टीचिंग तो एक है ही, बट इफ़ मेरा काम होता नई नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो दैट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्शन, ठीक है। एंड इन्फ्लुएंसर्स आर ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स। नाउ अगर पढ़ के देखें तो प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑल्सो इंक्रीजेज नॉलेज यूटिलिटी। यहाँ पे एक नॉलेज यूटिलिटी पड़ेगी, अगर मैं आपको बताऊँगी तो आपकी वो नॉलेज में आएगा, है ना। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू पीपल थ्रू एडवर्टीजमेंट्स इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। हैविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। पहले आप इतना यूज़ नहीं कर रहे थे नीम को, आपको पता था बस पेड़ में लगी हुई है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, बट देन जब आपको पता चला तो आप उसे और भी ज़्यादा यूज़ करने लगे, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च्ड इन द मार्केट बिकम मोर यूजफुल इफ एडवर्टाइज्ड अबाउट द यूज। देन ओके, ये सारे एग्जाम्पल है, ये पढ़ सकते हो खुद ही। जैसे लिक्विड डिटॉल आया था, आयोडीन सॉल्ट आया था, कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आया था, ये सारे एडवर्टीजमेंट हुए तभी फेमस हुए ना, तभी यूज़ में आए, वरना लोगों को पता नहीं था कि ये नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं मार्केट में, यूज़ कैसे करते। तो यहाँ पे हमने अगर नॉलेज फैलाई है तो इसकी यूटिलिटी बढ़ाई है, ठीक है। अब यहीं पे मेथड्स ख़त्म होते हैं, एक और टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शायद आपको ऑलरेडी मालूम होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिक तो होते हैं 4, और वैसे अगर लो तो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। बेसिक 4 तो लिखने ही लिखने हैं, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द एक्स्ट्रा वन, ठीक है।
ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट ये 4 बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, ये तो आने ही चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर मैं बोलूँ तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले समझ लो इसका मीनिंग क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन में हेल्प करे, जो किसी कमोडिटी के बनने में हेल्प करे। मैंने इसका इंट्रो एक बार पहले ही दे दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो मैंने बताया था, ठीक है। जो भी इनपुट्स हमारे लग रहे थे, जो भी चीज़ें एक कमोडिटी को और यूज़फुल बनाने में हेल्प कर रही थी, है ना, जिससे हम आउटपुट जनरेट कर पा रहे थे, वो चीज़ें जिससे हम आउटपुट जनरेट कर पाए, जो हमें हेल्प करे इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे ही वही लिखा है, थिंग्स दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो भी हमारे जो भी चीज़ें फैक्टर जो भी सॉरी आई फंबल जो भी अ, जो भी चीज़ें आपके प्रोडक्शन में हेल्प करें आपको, ठीक है, वो कहते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूँ तो लैंड हो गया, आप लैंड के बिना और कुछ नहीं कर सकते। लैंड में अब ये नहीं कि सिर्फ ज़मीन, लैंड में सारी चीज़ें आती हैं जो भी नेचुरली प्रोवाइडेड है। लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेबर्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। एंड लेबर इज़ नॉट अ नेगेटिव टर्म, अगर मैं बता दूँ तो लेबर वो कोई भी चीज़ जो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, चाहे वो मेंटल एक्टिविटी हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो, उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है। तो लेबर हो गई, इसके बिना तो नहीं कर सकते, बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। देन उसके बाद हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मैनेजमेंट, और ये सारे जो फैक्टर्स हैं उन्हें साथ में लेकर आना, प्रोसेस करना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, मैनेज करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। और कैपिटल, सबसे मेन पैसा, पैसे के बिना यहाँ पे कुछ नहीं हो, है ना, पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी एक बिज़नेस खड़ा करने में, एक गुड प्रोड्यूस करने में, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने में, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस में सारे फैक्टर्स हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर एक डेफिनेशन देख लें हम, तो J.K. मेहता ने डेफिनेशन दी है, एनी कमोडिटी विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जो हेल्प कर रही है प्रोडक्शन में, उसे हम बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देन वी हैव लैंड। सबसे पहले हमारे पास 5 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। हम लैंड से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास लैंड। सिर्फ वो नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, सिर्फ ज़मीन को हम लैंड नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ हमारे पास नेचुरली गिवन है वो होगी हमारी लैंड, चाहे वो हो गया पानी, चाहे वो हो गया हमारी एयर, ठीक है, चाहे सोयल, कोई भी चीज़ जो हमें नेचुरली प्रोवाइडेड है एंड इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, जिसकी हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी पड़े, वो क्या हो जाते हैं, लैंड, ठीक है। जैसे रिवर्स, ओशंस, मिनरल्स, सनशाइन, एयर एक्सेट्रा आर ऑल पार्ट ऑफ लैंड। ज़मीन तो है ही, यहाँ पे क्या बोला है, लैंड एज अ फैक्टर डज नॉट ओनली मीन द अपर पीस ऑफ सॉइल। सिर्फ अपर पीस ऑफ सॉइल नहीं है, जैसे ज़मीन मैंने कहा, लैंड मीन्स ऑल दोज नेचुरल गिफ्ट्स विच वी रिसीव फ्रॉम सॉइल सरफेस, सब सॉइल और एनवायरनमेंट, जो भी हमने एनवायरनमेंट से रिसीव किया है, सारे नेचुरल सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑल दीज आर रिसीव्ड बाय ह्यूमन बीइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने कोई इसका पैसा नहीं दिया, हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, हमने बस उसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया लैंड। इन सब के बिना हमारे पास कुछ नहीं हो सकता। सनशाइन के बिना हम जी नहीं सकते, एयर के बिना हम जी नहीं सकते, रिवर्स, ओशंस, ठीक है। और कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस अगर चाहिए तो हमें ये तो लगेगा ही, ठीक।
डेफिनेशन अगर देखना है तो प्रोफेसर रिकार्डो की ले सकते हो। प्रोफेसर रिकार्डो की डेफिनेशन काफ़ी इजी है, लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, अगर कुछ बड़ा लिखना है तो प्रोफेसर मार्शल की ले लेना। बाय लैंड इज मेंट नॉट ओनली लैंड इन द स्ट्रिक्ट सेंस of the word but the whole of the materials and forces which nature gives freely for a man's aid in land and water, in air and light and heat। जितनी भी सारी चीज़ें नेचुरल गिफ्टेड है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लेबर। लेबर अगर मैं बोलूँ तो अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो सिंपल ह्यूमन फिजिकल लेबर बोलेंगे हम। जो भी हम फिजिकली काम कर रहे हैं, जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। अगर तुम बोलो तो बेसिकली तुम बोलते हो सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखते हो लेबर काम कर रहे हैं। नहीं, यू यूज मैनी पीपल यूज इट एज नेगेटिव वर्ड, बट लेट मी टेल यू इन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं है। इन इकोनॉमिक्स के कहीं पे भी ऐसा नहीं है। लेबर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम हियर। ओके, तो लेबर क्या है? जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब चाहे वो कैसे भी हो, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, ठीक है, कोई भी हार्ड वर्क जिससे आपको पैसा कमाना है इज कॉल्ड एज लेबर। चाहे आप स्किल्ड लेबर हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लेबर ही कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हार्ड वर्क कर रही हूँ, किसी भी हार्ड वर्क को हम कहते हैं लेबर। ठीक, any hard work done in any form can be called as labor. For example, lifting weight, filling water, cleaning house, morning jogging are all examples of human labor. But in economics ये सारे हम labor तो कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोला है इधर पे, ये सारी चीज़ें जो आप रोज़ रोज़ कर रहे हो, हाउस क्लीन कर रहे हो, मॉर्निंग जॉगिंग कर रहे हो, ये सारी लेबर ही हैं इन नॉर्मल सेंस। बट इकोनॉमिक्स में एक चीज़ और ऐड हो जाती है। क्या? Labor means that a special human effort which is done for earning wealth। क्या होता है वो स्पेशल ह्यूमन एफर्ट जहाँ पे आप डाल रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको एक वेल्थ जनरेट करनी है, आपको पैसे कमाने हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा ह्यूमन लेबर जिससे आपको पैसे कमाने हो, वो होता है अपना लेबर इन इकोनॉमिक सेंस। अगर ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में देखोगे तो जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो दैट इज नोन एज लेबर, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर डेफिनेशन ऑफ लेबर देखना है तो प्रोफेसर मार्शल की ले लो। बाय लेबर इज मेंट द इकोनॉमिक वर्क ऑफ मैन वेदर बाय हैंड और हेड। क्या बोला है यहाँ पे? जो भी इकोनॉमिक वर्क है, इकोनॉमिक वर्क से क्या समझते हो इधर? इकोनॉमिक वर्क से अगर मैं बोलूँ तो सिंपल सीधी लैंग्वेज में जो वर्क पैसे कमाने के लिए हो रहा है। जो भी वर्क पैसे कमाने के लिए हम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इकोनॉमिक वर्क। जो भी इकोनॉमिक वर्क हम कर रहे हैं, भले ही वो फिजिकल हो या मेंटल हो। फिजिकल अगर मैं बोलूँ तो बाय हैंड, और मेंटल बोलूँ तो और बाय हेड। ठीक है, हैंड और बाय हेड। अगर फिर से पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेबर इज मेंट द इकोनॉमिक वर्क ऑफ अ मैन वेदर बाय हैंड और हेड। चाहे हैंड से करो या फिर हेड से करो, चाहे अपने हाथ यूज़ करो, चाहे अपना दिमाग यूज़ करो, बट अगर वो पैसे कमाने के लिए चीज़ है तो वो होगी लेबर। ठीक, अब थर्ड इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो वेल्थ आप लगा रहे हो, जो भी आप पैसा लगा रहे हो प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर इसे पढ़ के देखें तो नॉर्मली कैपिटल इज टेकन एज मनी और वेल्थ, बट इन इकोनॉमिक्स कैपिटल इज यूज्ड इन अ डिफरेंट सेंस। इन इकोनॉमिक्स ओनली दोज मैन मेड थिंग्स आर कंसिडर्ड कैपिटल विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ पैसा या फिर कोई एसेट्स ही हमारे पास कैपिटल नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें
जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करे, जो आगे के प्रोडक्शन में मदद करे, उसे हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, अगर बोलें तो जैसे प्लोइंग मशीन होती है, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, प्लोइंग मशीन इज़ ऑल्सो द कैपिटल। जो स्पेड, वाटर व्हील्स वगैरह होते हैं, जो स्प्रेयर्स होते हैं, है ना, स्प्रे करने वाले होते हैं, वो भी आर वो भी एक कैपिटल ही है ना। ऑक्स हो गई, मशीन्स हो गए, सीड्स हो गए, दोज आर कैपिटल। ठीक, ऑफिस स्टेशनरी, रॉ मटेरियल, सारे हमारे कैपिटल है ना। ये सारे मदद कर रहे हैं हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में। फिर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ मैन मेड वेल्थ विच इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। क्या बोला है, ये एक वो पार्ट है मैन मेड वेल्थ का जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में मदद करता है, आगे और पैसे कमाने में हेल्प करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ, जो प्लोइंग मशीन है वो भी मैन मेड ही है, ठीक है, और हमने अगर उससे उससे एग्रीकल्चरल यूज़ में डाला है तो आगे हम पैसे कमाने के लिए ही उसे यूज़ में ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उससे कुछ और करना है। ठीक, तो वो हमारी कैपिटल हो गया, जो भी फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में मदद करे, जो भी हमारे पैसे कमाने में मदद करे, जो प्रोडक्शन में मदद करे, ठीक है, वो हो गया हमारा कैपिटल। In other words, we can say that capital is a productive wealth. कैपिटल क्या है, प्रोडक्टिव वेल्थ। एक और चीज़, अगर एग्जाम्पल लो गोल्ड का या फिर पैसों का, पैसे भी मैन मेड है, गोल्ड भी मैन मेड है। गोल्ड एक्चुअली मैन मेड नहीं है, जो गोल्ड की ज्वेलरीज है वो मैन मेड है। ठीक है, अब सुना है कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते होंगे अगर वो गोल्ड का कुछ ले रहे हैं तो आगे के लिए कैपिटल जनरेट कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे कोई भी अगर काम पड़े तो गोल्ड की वो वैल्यूएशन है कि अगर वो बेचे कहीं पे भी तो वो ईजिली अपनी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल यूज़ में ले या फिर उससे कोई बिजनेस खड़ा करे। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ये है तो हमारा कैपिटल, बट अगर ये घर पे रखा हुआ है, जो भी ज्वेलरी या फिर पैसा हमारे बैंक में पड़ा हुआ है या फिर घर पे रखा हुआ है जो यूज़ में नहीं आ रहा है, आगे अगर उससे कोई यूज़ नहीं हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो हमारा कैपिटल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे घर पे अभी सोना रखा होगा, तुम्हारे बैंक में पैसे रखे होंगे, ठीक है, बैंक लॉकर्स भी भरे हुए होंगे, बट वो बस तुम्हारे पास रखा हुआ है एज सेविंग्स, अभी वो तुम्हारा कैपिटल नहीं है। एज सून एज यू यूज देम इन टू योर बिजनेस, अगर तुमने सोचा कि चलो एक स्टार्टअप चालू करते हैं, स्टार्टअप खड़ा करते हैं, कोई भी शॉप खोलनी हो, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट बनाना हो, ठीक है, और उसके लिए पैसे चाहिए तुम्हें, तो तुमने गोल्ड बेच दिया अपना, जो बैंक में पैसे रखे थे वो यूज़ कर लिए, जो घर पे सेविंग्स रखी थी वो यूज़ कर लिए। एज सून एज यू यूज़ इट टू टू मेक फर्दर वेल्थ, ठीक है, फर्दर वेल्थ मतलब और पैसा कमाने के लिए अगर तुम वो कैपिटल को उठा रहे हो, वो ज्वेलरी को यूज़ कर रहे हो या फिर वो पैसों को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी बिजनेस में लगा रहे हो, तो दैट बिकम्स योर कैपिटल। जब तक वो किसी बिजनेस में नहीं लगे थे, किसी भी स्टार्टअप में नहीं लगे, या फिर तुमने कोई आगे वेल्थ प्रोड्यूस करने के लिए उसे यूज़ नहीं किया, तब तक वो तुम्हारा कैपिटल नहीं था। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अगर देखो तो फिर से प्रोफेसर मार्शल की ले लो, है ना। कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेल्थ अदर देन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच यील्ड इनकम। कैपिटल क्या है, सारी वो वेल्थ अदर देन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जितनी भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है वो, है ना, जो भी आप यूज़ कर रहे हो इन बिजनेस, एक्सेप्ट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो पानी यूज़ कर रहे हो, जो लैंड यूज़ कर रहे हो, जितनी भी लाइक सोलार एनर्जी यूज़ कर रहे हो, हाइड्रो एनर्जी यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट योर कैपिटल। ओके, देन
यहाँ पे एक और चीज़ लिखी, कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग मोर वेल्थ, की हम पढ़ चुके हैं। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, मशीनरीज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एक्सेट्रा। हो गया है हमारा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पे अगर आए हम, तो ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेशल ह्यूमन एफर्ट है जहाँ पे आप सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हो, ठीक है, सारे फैक्टर्स को एक साथ कलेक्ट करते हो और उसे फिर अपने बिजनेस में लगाते हो, ठीक है, उसे यूज़ करते हो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में। जैसे आपने कलेक्ट, जैसे आपको अगर कोई बिजनेस खड़ा करना था, है ना, ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, आपको पहले कैपिटल कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको लैंड कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको लेबर कलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड देन आपको वो सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी आपने ये कलेक्ट करके मैनेज किया है ना, दैट वी कॉल एज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, और जो पर्सन उसे कर रहा है ना, जो मैनेजमेंट कर रहा है, उसे हम कहते हैं मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजर, ठीक है। डेफिनेशन कोई भी एक ले लेना, एलन की ले सकते हो इसमें से। अगर ब्रीफ में देखो तो असेंबलिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला है, सारे फैक्टर्स को असेंबल करना, कोई भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसे एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में यूज़ करना, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल्स भी है, लैंड भी है, लैंड तुमने 4,000 खरीद के रख लिया, बट 4,000 का तो यूज़ ही नहीं था, 2,000 एकड़ ज़मीन ही चाहिए थी, 2,000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए थी हमें, है ना, हमें उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए था, ठीक। तो हमने क्या किया, हम एक अच्छे प्रपोर्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस में, जितना कम हो पाए, जितना कम लगे हमारा। रॉ मटेरियल्स एक साथ लेके नहीं रखना, अच्छे से प्रपोर्शन बनाना है कि अगर मान लो जैसे तुम चाय भी बनाते हो, दूध कितना लेना और पानी कितना लेना तुम देखोगे ना, तो सारी चीज़ों को एक अच्छे प्रपोर्शन में रखोगे, और मिनिमम कॉस्ट देखोगे, कहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा कम प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, और कम प्रोडक्शन कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट। ये क्या होता है, एफिशिएंट यूज़ करना, है ना, यही होता है ना, इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, तो उसी को हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगर हम देखें एंटरप्राइज, एंटरप्राइज कुछ नहीं है, जो भी बिजनेस तुम खड़ा करोगे, ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट्स भी होंगे और लॉस भी होगा उसमें। बिजनेस अगर देखो तो बिजनेस दूसरा नाम है रिस्क का, ठीक है। अगर बिजनेस है तो रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर तुम एक स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो तो उसमें ये पता होना चाहिए पैसे डूब भी सकते हैं, पैसे बन भी सकते हैं, ठीक है। पैसे डूब जाए तो भी आप रेडी रहने चाहिए। जो रिस्क बेयरर कैपेसिटी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है ना, उसी को हम कहते हैं एंटरप्राइज, ठीक। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर तुम कोई बिजनेस चालू कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पहले देखोगे मार्केट में क्या चीज़ लानी चाहिए, हमें क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने देख लिया क्या ट्रेंड चल रहा है और एक कमोडिटी फिक्स कर ली। अब तुम देखोगे कि तुम्हें कितने लॉट्स प्रोड्यूस करना है। मान लो पहले तो कस्टमर रहेंगे नहीं तुम्हारे पास, एक चीज़ ये मैंने पहले भी बोली थी कि ऑलरेडी कस्टमर रहेंगे तो नहीं, तुम्हें पहले चीज़ बनानी पड़ेगी, देन कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब तुम वो कमोडिटी बना लोगे, जब वो कमोडिटी बनाओगे ना, तो तुम रिस्क लोगे, तुम्हें नहीं पता अभी कितनी बिक पाएगी वो कमोडिटी। जैसे तुमने 200 चेयर्स बना के रख ली, ठीक है, फर्नीचर बना रहे हो, 200 यूनिट्स तुमने तैयार करके रख ली। अब तुम्हें नहीं पता 200 बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, नहीं बिके तो लॉस भी हो सकता है, बिक गए अच्छे प्राइस पे तो प्रॉफिट हो सकता है, बट वो नहीं बिके वाले कंडीशन के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा,
कोई भी सर्कमस्टेंसेस अगर चेंज होते हैं किसी भी रीज़न से, तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और यही जो सिचुएशन होती है, जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है, ये क्या बना देती है? एंटरप्राइज। दिस रिस्क ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्राइज इन इकोनॉमिक्स। द पर्सन हु बेयर्स दिस रिस्क इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर। ये जो पर्सन बेयर करेगा रिस्क को, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है। प्रोफेसर नाइट की डेफिनेशन ले सकते हो यहाँ पे। द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू बेयर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी रिस्क हो जाए, तो कोई भी अलग सर्कमस्टांसेस आ जाए आपके सामने तो। Then here we have production function and प्रोडक्शन फंक्शन लास्ट में करते हैं इस वीडियो के, ठीक है। अभी पहले हम देखते हैं वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें एक ही डिफरेंस आएगा। अगर देखोगे, जो वेरिएबल फैक्टर है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो सकता है, कम टाइम में चेंज हो सकता है, बट फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं वो कम टाइम में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है।